हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्जाम्स। मैं रवि चंदेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जो स्पेशली बनाई जा रही है जेआईटी कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डीवीएमएस का सिलेबस और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ के ही जाने हैं। और मैंने कुछ बताया था आपको कि फाइल सिस्टम और डीवीएमएस में क्या डिफरेंस है और मतलब क्यों हम फाइल सिस्टम का यूज़ ना करते हुए आजकल हम डीवीएमएस की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्कीमा क्या होता है, फिर उसके बाद डिस्कस किया जाएगा कि 3 लेवल स्कीमा का क्या यूज़ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर के साथ, जिसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। हम इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं ऑफलाइन बैंकिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर मैंने पैसे निकालने हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक वे होता है। मान लो मैं पैसे निकालने जा रहा हूँ बैंक, उसका सिस्टमेटिक वे क्या है? वहाँ जाऊँगा, फॉर्म फिलअप करूँगा, उसमें मतलब मैं अपना नाम लिखूँगा, अकाउंट नंबर लिखूँगा, ब्रांच कोड लिखूँगा, फिर मैं क्लर्क के पास दे दूँगा और क्लर्क क्या करेगा? सारा वेरीफाई करेगा, नाम और अकाउंट नंबर मैच करेगा, मतलब जो हमारा फेस होगा वो देखेगा कि ये इसी पर्सन का अकाउंट नंबर है या नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा? सब कुछ वेरीफाई करके वो कैश निकाल के हमें दे देता है। अब इसमें मेन रोल किसका है? वो है क्लर्क का, क्योंकि वो सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो एक ऑथोराइज्ड यूज़र होता है। वो मतलब टेस्ट टूस्ट क्वालिफाई करके वहाँ मतलब उनको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होता है, तब वो सिस्टम के साथ मतलब अटैच होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 2 टायर आर्किटेक्चर आपका बैंकिंग में ही यूज़ होता है, ये कहीं और भी यूज़ किया जा सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एचआरटीसी में जैसे मैंने पास बनवाना है, तो पास बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है? मतलब एचआरटीसी का अगर मैंने पास बनवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि वहाँ भी मैं फॉर्म फिलअप करूँगा, फिर वहाँ जो ऑथराइज्ड यूज़र होगा वो उसकी वेरिफिकेशन करेगा, फिर उसके बाद पास बना के दे देगा। दोस्तों, इसकी कुछ लिमिटेशंस है जिसके वजह से हम 3 टायर आर्किटेक्चर की तरफ आजकल मूव कर रहे हैं। वो क्या क्या है? वो सबसे पहली जो आपकी लिमिटेशन है वो है मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स ही आपके इस आर्किटेक्चर का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं तो आपका 2 टायर आर्किटेक्चर फेल हो जाता है। दूसरा कारण है लिमिटेशन ऑफ टाइम। अब मान लीजिए कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है 8 या 9 बजे, वो भी रात को, तो क्या बैंक उस टाइम खुले होंगे? नहीं होंगे। मुझे पास बनवाना है रात के टाइम, तो क्या बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते। हाँ, अगर दूसरी तरफ इसका फ़ायदा देखा जाए तो इसमें मेंटेनेंस जो है उसका काम थोड़ा कम होता है, क्योंकि क्लर्क इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके सिस्टम के साथ, तो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ होना संभव है। तो मतलब इसके लिए सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी हम 2 टायर आर्किटेक्चर से हम 3 टायर आर्किटेक्चर में हम मूव कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 टायर आर्किटेक्चर क्या है? वो है आपका कि मतलब जो आपका जो क्लर्क का जो काम था वो 3 टायर आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन सर्वर ने ले लिया होता है। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग का। इसमें दोस्तों जो क्लाइंट है, जो मतलब यूज़र है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता डाटाबेस सर्वर के साथ। मतलब यूज़र को कुछ पता ही नहीं होता कि उसका डाटा जो है वो कहाँ पड़ा है। वहीं अगर 2 टायर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो उसमें जो यूज़र थे वो डायरेक्टली कनेक्शन के कारण कुछ सिस्टम में छेड़छाड़ कर सकते थे। देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग में आपका क्या होता है कि आप किसी भी टाइम आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि 2 टायर आर्किटेक्चर में संभव नहीं था। और 2 टायर आर्किटेक्चर में अगर ज़्यादा नंबर के क्लाइंट्स आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे पर्सन्स एक टाइम पे ट्रांजैक्शन करने आ जाते थे, तो वो सिस्टम फेल हो जाता था। जबकि 3 टायर आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता, इसमें जितने मर्जी क्लाइंट्स आपके आ सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है आपका कि जैसे ही हम कोई फॉर्म भरते हैं, आपने भरा होगा, उसमें चेक बॉक्स, रेडियो बटन जो भी आप यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा कंट्रोल आपका जाता है सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर के पास। फिर वहाँ वेरिफिकेशन होती है कि क्या ये यूज़र आपका
ऑथोराइज्ड है या नहीं है, उसमें मतलब OTP RTP जो भी आप डालते हैं, मतलब कुछ भी डालते हैं, उसके बाद आपका कनेक्शन बनता है डेटाबेस सर्वर के साथ। जबकि टू टायर आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं था। उसमें जो यूज़र था, जो मतलब ऑथोराइज जो यूज़र था, वो डायरेक्टली कनेक्शन बनाता था आपका डेटाबेस सर्वर के साथ। तो सिक्योरिटी के मामले में वो थोड़ा कम था। मतलब सिक्योरिटी के मामले में टू टायर आर्किटेक्चर थोड़ा रिस्की था, जबकि थ्री टायर आर्किटेक्चर में ज़्यादा रिस्क नहीं है। हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं गूगल पे का। मान लो मैंने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो गूगल पे का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं किसी नंबर को सिलेक्ट करूंगा जिस पे मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर उसमें जितना मैंने अमाउंट भेजना है वो अमाउंट डाला। फिर उसके बाद सबसे पहले वो क्या पूछता है, पासवर्ड। और पासवर्ड पूछने के बाद, मतलब पासवर्ड जब मैं डाल दूंगा, तब उसके बाद जो आपका कंट्रोल जाता है वो जाता है एप्लीकेशन सर्वर पे। और यहाँ ये वेरीफाई करेगा कि ये जो यूज़र था, जिस यूज़र की रिक्वेस्ट आई, क्या वो ऑथोराइज्ड यूज़र है या नहीं है। फिर उसके बाद सब कुछ चेक करने के बाद ये कनेक्शन बनाता है डेटाबेस सर्वर के साथ। फिर डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के बाद डेटाबेस सर्वर चेक करता है कि इस जितने अमाउंट की रिक्वेस्ट की है, क्या उतना अमाउंट इसके अकाउंट में है भी या नहीं है। फिर उसकी वेरिफिकेशन के बाद एक बार और पासवर्ड पूछा जाता है जो कि आपने रखा होता है। फिर वो पासवर्ड रखा जाएगा, मतलब पासवर्ड डाला जाएगा। फिर उसके बाद सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो ये है गूगल पे का प्रोसीजर, जिसमें हम यूज़ करते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर का। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। चलिए मूव करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्कीमा। स्कीमा आपका क्या होता है, वो होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये होते हैं आपके तीन टाइप के। एक होता है फिजिकल स्कीमा, एक होता है लॉजिकल स्कीमा, और एक होता है व्यू स्कीमा। और अगर RDBMS की बात की जाए, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए, तो जो उसमें डेटा रखा जाता है वो रखा जाता है टेबल की फॉर्म। मतलब अगर हमने किसी की रिप्रेजेंटेशन करनी हो, मतलब किसी का स्कीमा बनाना हो, तो हम उसमें टेबल की फॉर्म में बनाते हैं। मान लो मैंने स्टूडेंट का स्कीमा बनाना है, तो स्टूडेंट में क्या क्या आपके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। वो हो सकते हैं स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और क्लास और एड्रेस। अब देखिए, रोल नंबर की जगह हम रोल नंबर ही डालते हैं, नेम की जगह हम नेम ही डालते हैं, क्लास में हम क्लास ही डालेंगे, और एड्रेस की जगह हम एड्रेस ही डालेंगे। मतलब ये एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी वैल्यू को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करना है तो हम स्कीमा का यूज़ करते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं तो स्कीमा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम मकान बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, वैसे आप समझ लीजिए कि किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी एक नक्शा ही है, मतलब एक स्ट्रक्चर ही है। दोस्तों, इसके 3 लेवल होते हैं DBMS में। एक होता है एक्सटर्नल लेवल, एक होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक होता है इंटरनल लेवल। इसमें मैं एग्जांपल लूंगा सॉफ्टवेयर कंपनी का। हर सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 प्रकार के एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें एक का काम होता है कोडिंग करना, एक का होता है डिज़ाइन तैयार करना, और एक जो होता है मेन जो होता है उसको, जिसको हम बोलते हैं एडमिन, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका सिस्टम के साथ। एक टाइप होता है वो वाला। दोस्तों, जो एक्सटर्नल लेवल के लिए जो एम्प्लॉय रखे होते हैं वो होते हैं जिनको PHP की नॉलेज होती है या फिर HTML की नॉलेज होती है, मतलब जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं, मतलब कि फ्रंट आपको कैसा दिखे। मतलब मैं किसी भी साइट को जब खोलता हूँ और जिसका जो फ्रंट व्यू जो होता है, मतलब जो आपको दिखता है, उस पे काम किया होता है एक्सटर्नल लेवल वाले प्रोग्रामर्स ने। और एक्सटर्नल लेवल का दूसरा नाम व्यू लेवल भी है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, मतलब जिसको बोला जाता है लॉजिकल स्कीमा। इस लेवल पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो बस उनका काम होता है स्ट्रक्चर तैयार करना। वो आपका एक्सटर्नल लेवल वालों के लिए भी एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और फिजिकल स्कीमा या फिर जिसको इंटरनल लेवल वाले जो होते हैं उसको भी एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि जो कस्टमर की जो नीड है वो इस तरीके से है, आपको इस तरीके से काम करना है। मतलब ये स्ट्रक्चर ही बनाएंगे लॉजिकल स्कीमा वाले।
दोस्तों जो लॉजिकल स्कीमा वाले जो आपके एम्प्लॉय होते हैं वो अलग अलग पर्सन के हिसाब से व्यू डिज़ाइन बनाते हैं। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी की साइट का। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के लिए अलग व्यू बनाया होता है, टीचर्स के लिए अलग व्यू डिज़ाइन बनाया होता है, और एडमिन जो आपका होता है या फिर डीन जो आपका होता है उसके लिए अलग व्यू पॉइंट बनाया होता है। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपना रिजल्ट देख सकता है बट अपने नंबर ऐड नहीं कर सकता। मतलब आपने अगर अपना रिजल्ट देखना है तब आप उसमें देख सकते हैं बट अपने मार्क्स नहीं बढ़ा सकते। और एक व्यू बनाया होता है टीचर्स के लिए जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स ऐड किए जा सकते हैं बट नई अपॉइंटमेंट टीचर्स की ये नहीं कर सकते। जो पावर दी होती है आपकी डीन को, मतलब जो भी आपका चेयरमैन होगा उसको पावर दी होती है, मतलब उसका व्यू लेवल आपका अलग बनाया होता है। और ये लॉजिकल स्कीमा में ईआर मॉडल के थ्रू बताया होता है दूसरे प्रोग्रामर्स को कि इस तरह का हमें डेटा चाहिए। फिर उसके बाद नंबर आपका आता है इंटरनल लेवल, जिसको कहा जाता है फिजिकल स्कीमा। ये जो आपके होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं डेटाबेस के साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो डेटाबेस की जो पावर होती है वो इस लेवल के एम्प्लॉयज़ को ही होती है। मतलब वो ही एडमिन का काम करते हैं, वो ही कुछ भी कर सकते हैं। और ये ही वो पर्सन होते हैं जिन्हें एक्चुअल में पता होता है कि किसका डेटा कहाँ पड़ा है और उस डेटा का कितना साइज़ है। मतलब जो आपके एडमिन जो होते हैं वो होते हैं इस लेवल पे, जो कि डायरेक्टली कनेक्शन बनाते हैं डेटाबेस के साथ। तो ये थे आपके 3 लेवल स्कीमा, मतलब 3 लेवल स्कीमा, जिसमें आपका जो MySQL की जो कमांड्स का जो काम चलता है वो चलता है आपका फिजिकल स्कीमा पे, और जो डिज़ाइन आपका बनता है, मतलब जो डेटाबेस डिज़ाइनिंग का जो काम होता है वो होता है लॉजिकल स्कीमा पे, और जो कोडिंग वगैरह का काम होता है वो होता है एक्सटर्नल लेवल पे। चलिए अब नंबर आपका आता है कुछ MCQs का, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं JIT के एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मतलब डेटा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज DBMS, मतलब DBMS सॉफ्टवेयर आपके कौन कौन से हैं? ये है आपके ओरेकल भी है, फॉक्स प्रो भी है और एक्सेस भी है, मतलब MS एक्सेस जिसको आप जानते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, बिफोर यूज ऑफ DBMS इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड यूजिंग, तो किस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती थी DBMS से पहले? वो की जाती थी आपकी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग फॉर्म ऑफ DBA की फुल फॉर्म आपकी क्या है? तो इसका आंसर वो आपका होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट सेवरल प्लेसेस इज कॉल्ड एज, ये होती है आपकी डेटा रिडंडेंसी, मतलब ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ इन रिडंडेंट फाइल कॉमन फील्ड्स आर नॉट मैचिंग देन इट रिजल्ट इन, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, डेटा इनकंसिस्टेंसी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इफ DBA मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा रिकॉर्ड देन दिस मॉडिफिकेशन डू नॉट अफेक्ट अदर एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर आपका होगा डेटा इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है, ए मेन पर्पस ऑफ DBMS इज टू प्रोवाइड डैश व्यू ऑफ डेटा टू यूजर, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट, मतलब हाइड रखनी होती है इंफॉर्मेशन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, इन डेटा एब्स्ट्रैक्शन विच इज लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो कौन सा लोएस्ट लेवल है आपका एब्स्ट्रैक्शन का? तो ये है आपका फिजिकल लेवल। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, एंटिटी रिलेशन मॉडल। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मैप ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश स्कीमा, तो इसका आंसर आपका होगा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, मतलब ऑप्शन सी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।